And now, next topic is excretion. हमने डाइजेशन में आपको बताया था कि हम अपने फूड में प्रोटीन भी लेते हैं, एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स. डाइजेशन के बाद ये प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं एमिनो एसिड्स में, और इन एमिनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन होते हैं, और यही एमिनो एसिड केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट कहलाते हैं. एंड दीज नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स are of two types. One is useful. These are used in body growth and tissue repairing. Second are harmful, like ammonia, urea and uric acid. ये हार्मफुल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बॉडी में अगर ज़्यादा समय तक रहें तो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो जाता है, डेथ भी हो सकती है. इसलिए इनको टाइम टू टाइम रिमूव करना भी जरूरी होता है, और इन्हीं के रिमूवल के लिए जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसी नेचुरल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कह देते हैं. यानी एक्सक्रीशन क्या है इसको हम डिफाइन करते हैं, ए नेचुरल प्रोसेस to remove nitrogenous harmful chemicals like ammonia, urea, uric acid from body is excretion. ध्यान रखिएगा ये नेचुरल प्रोसेस है दिस वन. अगर यही आर्टिफिशियली कराई जाए तो यही डायलिसिस कहलाएगी. तो एक्सक्रीशन इज ए नेचुरल प्रोसेस टू रिमूव नाइट्रोजनस हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम बॉडी. दीज हार्मफुल केमिकल्स आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं उन्हीं हार्मफुल केमिकल्स को रिमूवल की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कह देते हैं. और ये हार्मफुल केमिकल्स हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड highly soluble in water. Urea is less toxic and less soluble in water. Uric acid is insoluble
यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इन तीनों को हम इनकी टॉक्सिसिटी और सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखें तो यूरिक एसिड इज नॉन टॉक्सिक, यूरिया is less toxic, and ammonia is highly toxic in water. This is the increasing order of these nitrogenous harmful chemicals on the basis of their toxicity. Ammonia is highly toxic and uric acid is non-toxic. यूरिया इज लेस टॉक्सिक। अगर इनको हम सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी देखें तब भी इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा। यूरिक एसिड इज insoluble in water, urea is less soluble in water, and ammonia is highly soluble in water. इनका देखें कि किस एनिमल के मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। अमोनिया इज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फिशेस एंड लार्वल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज होती है वो पूरी तरह से इक्वेटिक होती है। फिशेस भी कंप्लीटली इक्वेटिक होते हैं, इसलिए इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ mammals and adult amphibians. फ्रॉग का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। हम लोग मैमेल्स हैं, हमारा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड एवीज। On the basis of their main excretory product, all vertebrates classified into 3 groups. वर्टिब्रेट्स को हमने 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। Amphibians are those animals complete their life cycle in water as well as on land. ये पानी में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड पर भी सर्वाइव करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल को हम 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। वन इज एग, दैट इज टोटली इक्वेटिक इन नेचर। सेकेंड इज लार्वा, आल्सो इक्वेटिक इन नेचर। एंड थर्ड इज एडल्ट, कैन बी सर्वाइव इन वाटर एंड ऑन लैंड। हम यहां केवल लार्वा और एडल्ट को ही लेते हैं। एग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, वो CO2 रिलीज करता है रेस्पिरेशन में। Fishes and larval amphibians
इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। और ऐसे एनिमल जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, अमोनोटैलिक कहलाते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स, इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, यूरियोटैलिक कहलाएंगे। रेप्टाइल्स एंड एवीज, इनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। इनको यूरिकोटैलिक कहेंगे। तो ऑल वर्टिब्रेट्स categorized into three groups on the basis of their main excretory product. One is ammonotelic, their main excretory product is ammonia. These are species and larval amphibian. Second is ureotelic, their main excretory product is urea, like in adult amphibian and mammals. Third is uricotelic, their main excretory product is uric acid, like in reptiles एंड एबीज। हम लोग का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये यूरिया होता है। वी आर मैमल्स, मैमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, तो हम लोग यूरियोटैलिक हैं। ऑल मैमल्स आर यूरियोटैलिक, देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। डाइजेशन की इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे एक्सक्रीशन की इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इसको दो स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज केमिकल स्टेप ऑफ एक्सक्रीशन, in which urea is formed. Urea formation is a chemical step of excretion and the urea formation is complete in liver. ध्यान रखिएगा, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। सेकेंड स्टेप इज फिजिकल स्टेप। in which urea removed from body, urea removal, or urine formation is the physical step that completes by kidney. यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में और यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है। यानी हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। दो किडनी होती है। हम अपनी बॉडी को इंटरनली यहाँ पर एक मस्कुलर पार्टीशन है, डायफ्राम। इसी डायफ्राम का ऊपर वाला पार्ट जो पूरी तरह से रिब्स से कवर्ड है, ये थोरेसिक कैविटी कहलाता है। इसी थोरेसिक कैविटी में ये है यहाँ लीवर, यहाँ गॉलब्लैडर, ये यहाँ हार्ट और दोनों साइड में ये लंग्स होते हैं। और इसी डायफ्राम के नीचे वाला जो कैविटी है, इट्स कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी। और इसी एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट और राइट साइड में, ये जहां मेरे दोनों थंब रखे हुए हैं, यहीं पर दोनों किडनी है। तो बोथ किडनी सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी आइदर साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। दोनों की दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। और दोनों यूरेटर एक ब्लैडर में आकर के ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। और यूरिनरी ब्लैडर बॉडी के बाहर एक ट्यूब से आकर के खुलता है, यही ट्यूब यूरेथ्रा कहलाती है।
तो यूरिथ्रा 1, यूरिनरी ब्लैडर 1, यूरेटर 2 और किडनी 2 दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं, जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस कराता है, यानी यूरिया को रिमूव करता है। अगर इनको हम डायग्राम बना करके देखें तो this is kidney, ureter, urinary bladder, यूरेथ्रा। जिस समय आपको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बताएंगे तो बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेट्स in tubes, that these tubes are called blood vessels, and these blood vessels are of two types. One is veins, those collect blood from different organs of the body, and second arteries, those distribute blood to different organs of the body. हर organ तक दो दो blood vessel होती हैं, एक vein और एक artery। यहां पर भी एक vein और एक artery हर organ तक होती है, यानी किडनी तक। ये है रीनल आर्टरी एंड दिस इज रीनल वेन। रीनल इज ए मेडिकल नेम ऑफ किडनी। अगर आपको किसी भी ऑर्गन के मेडिकल नेम मालूम है तो मेडिकल एपरेटस किस ऑर्गन से रिलेटेड है या डिसीज किस ऑर्गन से रिलेटेड है आप इजीली जान जाएंगे। जैसे हार्ट का मेडिकल नेम कार्डियक, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम ये हार्ट से रिलेटेड है। लंग्स मेडिकल नेम इज पल्मोनस, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, जो लंग्स को ब्लड लेकर के जाएं या वापस लेकर के आए। किडनी का मेडिकल नेम रीनल, रीनल आर्टरी रीनल वेन, जो किडनी को ब्लड लेकर के जाएं या वापस लेकर के आए। रीनल कैलकुली किडनी में बनने वाली स्टोन को मेडिकल नेम। लीवर का मेडिकल नेम हेपेट, हेपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटिक सेल यानी लीवर में मिलने वाली सेल। हेपेटाइटिस यानी स्वेलिंग इन लीवर ड्यू टू इंफेक्शन। ब्रेन का मेडिकल नेम इंसेफेलॉन, इंसेफेलाइटिस दिमागी बुखार ब्रेन फीवर। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ब्रेन से रिलेटेड। आई का मेडिकल नेम ऑप्थेल्म, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट। तो अगर आपको कुछ ऑर्गन्स के मेडिकल नेम मालूम है तो आप इजीली पता कर लेंगे कि ऑर्गन एपरेटस किस ऑर्गन से रिलेटेड है या डिसीज किस ऑर्गन से रिलेटेड है। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है और यही यूरिया ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है
किडनी तक, और किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से होते हुई यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करती रहती है, और टाइम टू टाइम ये बॉडी से बाहर रिलीज होता रहता है। इट्स क्वांटिटी ऑफ यूरिन इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन में, नॉर्मल कंडीशन में 1.5 टू 1.75 लीटर इन ए डे। इट्स ए क्वांटिटी ऑफ यूरिन इन ए डे इन नॉर्मल हेल्दी एंड एडल्ट पर्सन इन नॉर्मल कंडीशन। अगर कंडीशन चेंज होती है तो यूरिन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, जैसे डे टाइम में कम, नाइट में अधिक, समर सीजन में कम और विंटर सीजन में फॉर्मेशन अधिक होता है। लेबर करते समय, स्पेशली फिजिकल लेबर करते समय यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है, तो रेस्ट करते समय यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसका कलर पेल येलो होता है। कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। इसकी स्मेल पंजेंट होती है, तीक्ष्ण। When urine comes in contact with air, it forms a chemical ammonium carbonate. Due to the formation of ammonium carbonate, पब्लिक यूरिनल में एक तेज स्मेल आती है, वो अमोनियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण। इसका नेचर स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच स्केल पर वैल्यू 6 होती है। इसके कंपोजिशन में नाइन्टी 95% तक वाटर होता है, 2.7% में यूरिया, 2.3% में यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, सीरम क्रिएटाइन, सीरम क्रिएटिनाइन जैसे केमिकल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में कोई ग्लूकोज नहीं होता, कोई ब्लड नहीं होता, और कोई प्रोटीन भी नॉर्मली नहीं पाई जाती है यूरिन में। अगर किन्हीं रीजन से ये यूरिन में आने लगें तो इनकी प्रेजेंस से डिसीज हो जाती है। जनरली ग्लूकोज, ब्लड एंड प्रोटीन आर absent in urine. If present, leads diseases. अगर ग्लूकोज आने लगता है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस से जो डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। अगर ब्लड आने लगता है, ये डिसीज हीमेटूरिया कहलाती है। और अगर प्रोटीन आने लगती है तो ये डिसीज
एल्बुमिनूरिया कहलाती है। तो ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। हीमेटूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूको ब्लड इन यूरिन। एल्बुमिनूरिया, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। अगर किसी रीजन से किडनी ठीक से काम नहीं करती है तब यूरिया फिल्टर होकर के बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी से ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाती है। इसी डिसीज को यूरेमिया कहते हैं, यानी इंक्रीज इन यूरिया लेवल इन ब्लड from its normal range। अगर यही कंडीशन ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो इंटरनल एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तब इस एक्सेस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस कराई जाती है वो डायलिसिस कहलाती है। तो डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस to remove excess urea from blood। और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस एक एपरेटस के द्वारा कराई जाती है। उसी एपरेटस को डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है और डायलाइजर एक एपरेटस है। अगर यूरिया रिमूवल की प्रोसेस नेचुरली होती है तो ये एक्सक्रीशन कहलाएगी। आर्टिफिशियली कराई जाती है तो ये डायलिसिस कहलाएगी। अगर ये नेचुरल ऑर्गन से होती है तो वो नेचुरल ऑर्गन किडनी है। और अगर आर्टिफिशियल एपरेटस के द्वारा होती है तो वो आर्टिफिशियल एपरेटस डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी कहलाएगा। डाईयूरेटिक substances those increase urine formation। substances those increase urine formation or urine quantity are called diuretic substance। यानी जो यूरिया फॉर्मेशन को यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाएं तो यूरिन क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसी तरह के सब्सटेंसेस को हम डाईयूरेटिक सब्सटेंस कह देते हैं। लाइक ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर नॉर्मल रेंज से अधिक हो जाता है तो यूरिन फॉर्मेशन अधिक होता है। और ये यूरिन फॉर्मेशन अधिक होना ये डायबिटीज का एक सिम्टम माना जाता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें यूरिन फॉर्मेशन अधिक होता है। कैफीन, कैफीन इज ए केमिकल प्रेजेंट इन टी और कॉफी। जो लोग चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं उनमें यूरिन फॉर्मेशन अधिक होता है। इसके अलावा एल्कोहल, एल्कोहल में
इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, इसी को वाइन या शराब कह देते हैं। जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं उनमें यूरिन फॉर्मेशन अधिक होता है। मिथाइल एल्कोहल, इसको मीथेनॉल भी कहा जाता है, या जहरीली शराब। इसी के मरने से लोग, इसी के पीने से लोग मरते हैं। इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल भी कहा जाता है। तो मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल बोथ आर डायूरेटिक, मीन्स इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन। The substances those increase urine formation are called diuretic substance। कभी कभी इस किडनी में स्टोन भी बन जाती है। स्टोन जनरली 3 ऑर्गन में बनती है। किडनी में बन जाती है, तो किडनी में बनने वाली जो स्टोन है इसी को किडनी स्टोन और रीनल कैलकुली कहा जाता है। रीनल कैलकुली इज ए मेडिकल नेम ऑफ किडनी स्टोन, और ये केमिकली कुछ और नहीं है, ये क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो किडनी स्टोन इज केमिकली क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट जो डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। मेडिकल साइंस ये मानती है कि अगर एक बार ऑर्गन में स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाए तो हम इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोक नहीं सकते, सर्जरी करके आप निकलवाते रहिए। लेकिन किडनी की बार बार सर्जरी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि किडनी जिन सेल्स की बनी होती है वो सेल हैं नेफ्रॉन, या इन्हीं को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। तो नेफ्रॉन और यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। और जिस समय हम आपको सेल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था हमारी बॉडी में 220 टाइप सेल्स होती हैं, जिसमें 280 सेल्स में सेंट्रियोल मिलता है, जिसके कारण उनमें सेल डिवीजन होता है। लेकिन बाकी जो 2 सेल्स होती हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं मिलता, सेल डिवीजन नहीं होता है। और ये है नेफ्रॉन और न्यूरॉन, और ये वही नेफ्रॉन है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता। इसलिए किडनी की बार बार सर्जरी भी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि हर बार सर्जरी कराने पर सेल्स डैमेज होंगी और फिर इनकी रिकवरी नहीं होगी, किडनी की इफिशियंसी कम होती चली जाएगी और अल्टीमेटली यूरिया की क्वांटिटी ब्लड में बहुत अधिक हो जाने से डेथ भी हो जाएगी। और मेडिकल साइंस ये मानती है कि जिस ऑर्गन में एक बार स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो गया तो उस फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, बनती रहेंगी, आप सर्जरी से निकलवाते रहिए। तो बार बार हम इसका सर्जरी भी नहीं करा सकते, तब लेजर के द्वारा इन किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है। और इसी टेक्निक को कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। Lithotripsy is a technique used in medical science to break
किडनी स्टोन with the help of लेजर। तो लिथोट्रिप्सी ये एक टेक्निक है, मेडिकल साइंस में यूज की जाती है, जिसमें कि लेजर की हेल्प से किडनी स्टोन को तोड़ करके पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यही पाउडर यूरिन के साथ मिक्स होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर स्टोन को बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो किडनी की इफिशियंसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और फिर ब्लड में यूरिया की क्वांटिटी भी बढ़ने लगती है। अल्टीमेटली व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। इसलिए इस स्टोन को भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी ही हो जाता है। इसके अलावा ये स्टोन यहां यूरेटर में भी बनती है। ये यहां पर बन जाए, यहां पर बन जाए, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा होता है और जैसे ही यूरिन का प्रेशर पड़ता है तो ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में भी स्टोन फॉर्मेशन होता है और गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तब गॉल ब्लैडर को ही सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। तब इसी सर्जरी को कॉलीसिस्टेक्टॉमी कहा जाता है। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर बाय सर्जरी कब? ड्यू टू स्टोन फॉर्मेशन। और जब गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देंगे सर्जरी से तो डाइजेशन की प्रोसेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जिस समय हम आपको डाइजेशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है जो बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर में हो रहा है लेकिन इसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। और बाइल जूस का फंक्शन हमने दो बताए थे। ये एक फूड के मीडियम को स्लाइटली एल्कलाइन बनाता है और दूसरा फैट को इमल्सिफाई करता है। अगर गॉल ब्लैडर को सर्जरी से रिमूव कर दिया गया तो डाइजेशन की प्रोसेस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम अगर रूटीन में थोड़ा सा चेंज कर लें तो इस एडवर्स इफेक्ट को हम रोक सकते हैं। और वो चेंज है कि हम अगर अपने फूड में फैट की क्वांटिटी को कम कर दें तो जितना हम कम रखेंगे उसको इमल्सिफाई करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में अभी भी बाइल जूस मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन तो अभी भी है, स्टोरेज करने वाला ऑर्गन रिमूव हुआ है। और दूसरा, फूड की क्वांटिटी को हम कम कर दें, यानी एक बार में कम खाना खाएं, फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें कि 3 टाइम के बजाय हम 5 टाइम खाएं, लेकिन क्वांटिटी को कम कर दें। तो जितनी क्वांटिटी को हम कम रखेंगे उसके मीडियम को स्लाइटली एल्कलाइन बनाने के लिए अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में बाइल जूस मिल जाएगा। इस तरह से 2 रूटीन में चेंज करके हम नॉर्मल लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं गॉल ब्लैडर को रिमूव होने के बाद भी। तो हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन 3 जगह पर हो जाता है, गॉल ब्लैडर, किडनी एंड यूरेटर। यूरेटर में जनरली बनती नहीं है, जैसी बनेगी वैसी यूरिन प्रेशर से वो बाहर निकल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बनती हैं गॉल ब्लैडर और किडनी में। और किडनी में भी सबसे ज्यादा बन रही है क्योंकि हम लोग अनवांटेड केमिकल्स ज्यादा ले रहे हैं और इन अनवांटेड केमिकल्स को रिमूव करने का काम किडनी ही करती है, लेकिन उस रेशियो में हम पानी कम पीते हैं। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम जस्ट लाइक ए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी। आप पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी डालते रहिए, अनवांटेड केमिकल्स रिमूव होते रहेंगे। ठीक, ये हो गया एक्सक्रीशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम।
इसमें हमें आपको बताना है ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन। इन ब्लड properties of blood, functions of blood, composition of blood, and blood groups. In composition, plasma and blood corpuscles. In circulation, heart, that is four chambered in human, upper two chambers are atrium and lower two chambers are ventricles. जो राइट साइड में है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। ब्लड जिन ट्यूब्स में सर्कुलेट करता है दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, and these blood vessels are of two types. One is veins and second arteries. Veins collect blood from different organs of the body. जो ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कलेक्ट होकर के आता है उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और इस तरह के ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो वेन्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मीन जनरली वेन्स में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है। आर्टरीज distribute blood to different organs of the body। और वो जो ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें ऑक्सीजन अधिक और CO2 कम होती है, इसे हम प्योर ब्लड कहते हैं। तो आर्टरीज में जनरली प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वेन्स और आर्टरीज को प्योर और इम्प्योर ब्लड फ्लो होने के आधार पर कैटेगराइज नहीं किया गया है। इनको कैटेगराइज किया जाता है कि ब्लड वेसल्स दोज कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड वेन्स, जनरली कैरी इम्प्योर ब्लड, एंड ब्लड वेसल्स दोज डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल बी कॉल्ड आर्टरीज, दोज जनरली कैरी प्योर ब्लड। यानी ब्लड को कलेक्ट करना या डिस्ट्रीब्यूट करने के बेस पर इनको ब्लड वेन्स और आर्टरी कहा गया है। स्टडी ऑफ ब्लड with related diseases is called hematology. Hematology is the study of blood. Study of heart with its structure and related diseases is called cardiology. Is the study of structure, function and related diseases of heart.
एंजियोलॉजी is the study of blood vessels with blood circulation is एंजियोलॉजी। तो इस टॉपिक में हम तीन साइंस को पढ़ेंगे। हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स विद सर्कुलेशन। तो इसमें सबसे पहले ब्लड, और ब्लड में भी प्रॉपर्टीज। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू means an organized group of cells is tissue, and tissues those connect another tissues or organs will be called connective tissue. Blood is a connective tissue in liquid state. Its quantity in adult, normal and healthy person is 5 to 6 liter or 7 to 9% of total body weight. Its color is red due to presence of iron. Its taste is slightly salty due to presence of sodium chloride. Its nature is slightly alkaline. Value on pH scale is 7.3 to 7.4। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन ऐसा भी होता है जिसमें 1 यूनिट ब्लड हमेशा रिजर्व पोजीशन में होता है। उसी ऑर्गन को ब्लड बैंक कहते हैं, और ये है स्प्लीन। इसमें 1 यूनिट ब्लड, 1 यूनिट मीन्स 350 मिलीलीटर ब्लड रिजर्व पोजीशन में होता है। इसी को हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन लिक्विड स्टेट। इट्स क्वांटिटी इज 5 to 6 लीटर और 7 to 9% ऑफ टोटल वेट। इट कलर is red due to the presence of a metallic element, that is iron. Taste is slightly salty due to the presence of sodium chloride. Nature is slightly alkaline. Value on pH scale is 7.3 to 7.4, and spleen is also known as blood bank. It stores 1 unit blood in reserve position. 1 unit means 350 milliliter. इसके फंक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स। जिस समय आपको डाइजेशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के द्वारा लीवर तक पहुंचते हैं, और लीवर इन्हें बॉडी की हर लिविंग सेल को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। लेकिन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स in the process of digestion. इस क्वेश्चन जिसे हम पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन लीवर में होता है और इसका रिमूवल किडनी करती है। तो यूरिया और यूरिक एसिड को लीवर से किडनी तक लेकर के जाने का काम भी ब्लड ही करता है। तो ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट्स यूरिया
and uric acid in the process of excretion. जिस समय आपको हम रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो बताते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से सेल तक लेकर के जाना और CO2 को सेल से लंग्स तक लेकर के आना, ये भी ब्लड ही करता है। तो ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जिस समय हम हार्मोन्स पढ़ाते हैं तो हार्मोन्स को बताते हैं हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आइदर फैट और प्रोटीन एंड सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड को कहते हैं जो अपने सिक्रीशन को ब्लड के द्वारा एक्शन साइट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती है, इसलिए उनको डक्ट लेस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो endocrine glands have no duct to carry its secretion from production site to action site। और इन्हीं से रिलीज होने वाले केमिकल को हार्मोन कहा जाता है, जो कि ब्लड के द्वारा एक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स। तो ये सारे काम इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं। इसके अलावा ब्लड डिफेंस द बॉडी। किससे? फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। कैसे करेगा बताएंगे। एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। These are the main function of blood. Blood transports nutrients, urea, uric acid, oxygen, carbon dioxide, hormones, and defends the body from microorganisms, regulates body temperature, and helps in blood clotting. These are the main function of blood. हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड मिलता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 55% लिक्विड स्टेट में मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, एंड रिमेनिंग 45% इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कार्पसूल्स। 55% in the form of liquid, that is called plasma, and remaining 45% part of blood is made up of blood corpuscles. जितना भी प्लाज्मा मिलता है उसका 90% में वाटर, 9% में प्रोटीन्स एंड 1% में साल्ट्स होते हैं। और इन साल्ट्स में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड होता है। ब्लड कार्पसूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: RBC, रेड ब्लड कार्पसूल्स, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब एक एक करके देखें तो इसमें आ जाता है RBC, रेड ब्लड कार्पसूल्स, also known as erythrocytes.
RBC produced in red bone marrow। हमारी बॉडी की जो मोटी मोटी बोन्स हैं, जैसे ये फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस, एंड फ्रॉम हिप रीजन टू नी दिस इज कॉल्ड फीमर। फीमर और ह्यूमरस ये बॉडी की मोटी मोटी बोन्स होती हैं, इनके अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। और ये बोन मैरो दो तरह का होता है, वन इज रेड बोन मैरो इन विच आरबीसी प्रोड्यूस्ड एंड सेकंड इज व्हाइट बोन मैरो और येलो बोन मैरो इन विच डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस्ड। ब्लड कार्पस इज प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो एंड व्हाइट बोन मैरो बोथ। मीन्स ब्लड कार्पसेस चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर ब्लड प्लेटलेट्स हो, इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है एंड बोन मैरो इज ए पार्ट ऑफ बोन्स। तो हम ये कह देते हैं कि ब्लड प्रोड्यूस्ड इन बोन्स। हड्डियों को मजबूत रखिए, ब्लड का फॉर्मेशन होता रहेगा। इनका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन एंड लीवर दो ऑर्गन में होता है। आरबीसी destroyed in spleen and liver both, hence these two organs also known as graveyard of RBC। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इनको। लेकिन ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है। अगर आपसे पूछा जाए विच फॉलोइंग ऑर्गन और ऑर्गन्स is related with RBC destruction, spleen, liver, spleen and liver both and none of these, तब आप स्प्लीन और लीवर दोनों को लगाएंगे। और अगर ये बोथ का ऑप्शन ना हो तब आप स्प्लीन लगाएंगे, लीवर नहीं, क्योंकि स्प्लीन में लीवर के कंपेरेटिवली ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इनकी लाइफ 120 डेज होती है। इनके नंबर्स 45 lakhs to 55 lakhs per cubic millimeter of blood। And the function of RBC is transportation of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने आपको बताया था कि ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड में भी कौन करेगा? आरबीसी। ब्लड कंपोजिशन में हमने आपको बताया कि ब्लड में आरबीसी होती है और आरबीसी में एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। अब प्रोटीन को हमने बताया था, प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। हाइड्रोजन नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल, इसको हम मेटल या नॉन मेटल मानते ही नहीं है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, यानी प्रोटीन में कोई भी मेटेलिक एलिमेंट नहीं होता है। लेकिन जब इस प्रोटीन के साथ आयरन दैट इज ए मेटेलिक एलिमेंट,
अटैच हो जाता है तब इस आयरन अटैच्ड प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन, और आयरन का अपना कलर रेड होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सब दिए गए हैं तो आप आयरन लगाएंगे, आयरन अगर नहीं दिया गया है तो आप हीमोग्लोबिन लगाएंगे, हीमोग्लोबिन भी नहीं दिया गया है तो आप आरबीसी लगाएंगे, और सब दिए गए हैं तो आप आयरन लगाएंगे, क्योंकि बेसिक कॉज यही है। और दिस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमने बताया था कि ब्लड का काम है ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड में भी फिर बताते हैं आरबीसी, और आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। यानी हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। Vitamins also organic compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन और ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन मेटल या नॉन मेटल कंसीडर ही नहीं किए जाते। यानी विटामिन में भी कोई मेटल नहीं होता है, लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जिसमें मेटल होता है। यानी मेटल कॉन्टेनिंग विटामिन आर one is vitamin B9, also known as folic acid. It's iron containing vitamin, and iron is essential for आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आयरन की जरूरत होती है, और अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तब इससे एक डिसीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया इज आयरन डिफिशियंसी डिसीज। तब इसको दूर करने के लिए आयरन की टैबलेट दी जाती है। तो आयरन की टैबलेट से मतलब क्या हो गया? विटामिन B9। जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं लाइक स्पिनच, धनिया, कोरिएंडर लीव्स, चौलाई, एमरेंथस, लाल डंडी वाला साग जिसको हम कह देते हैं, इनमें आयरन सफिशिएंट अमाउंट में होता है। फ्रूट्स में एप्पल, पोमग्रेनेट में आयरन सफिशिएंट होता है। Another vitamin that contains metal is vitamin B12, also known as cyanocobalamin या cyanocobalamin. It contains cobalt, and cobalt is essential for RBC maturation. Its deficiency leads a disease called pernicious anemia.
चूंकि विटामिन B12 एनीमिया को रोकने का, पर्सिनियस एनीमिया को रोकने का काम करती है, इसलिए विटामिन B12 को एंटी पर्नीसियस विटामिन भी कहा जाता है। एंड विटामिन B12 इज ओनली वन विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन एनी वेजिटेबल प्रोडक्ट। किसी भी सब्जी में ये नहीं पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मिलेगा तो केवल एनिमल प्रोडक्ट में, जैसे फिश में, कॉड लिवर ऑयल में, एग में, मीट में, ये बहुत मिलता है। इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर एक वेजिटेरियन व्यक्ति है, उसमें किस रोग के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो है पर्नीसियस एनीमिया। कोबाल्ट की जो डिफिशियंसी है वो हमें पानी से मिल जाती है। कोबाल्ट में भी कुछ मिनरल्स यानी साल्ट्स होते हैं, उसमें कोबाल्ट भी होता है। एंड सेकेंड ब्लड कार्पसूल्स आर WBC और वाइट ब्लड कार्पसूल्स और ल्यूकोसाइट्स। WBC produced in white bone marrow and thymus gland। इनका डिस्ट्रक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होता, इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को डिफेंस करना। तो जहां कहीं भी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस यानी डिसीज कॉजिंग एजेंट मिल जाता है, वहीं पर ये फाइट करते करते मर जाती हैं। यानी पूरी बॉडी एक तरह से इनके लिए ग्रेवयार्ड है, इन एंटायर बॉडी। इनकी लाइफ 2 to 5 डेज होती है। इनके नंबर्स 7,000 to 9,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इनका फंक्शन, तो WBC डिफेंस द बॉडी, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। RBC केवल एक ही तरह की होती हैं, लेकिन WBC एक तरह की नहीं होती है, ये 5 तरह की होती हैं। और ये 5 तरह की WBC अपने अपने ढंग से बॉडी को डिफेंस करती हैं। एसिडोफिल्स, also known as eosinophils, basophils, neutrophils, also known as heterophils, monocytes,
and lymphocytes. There are 5 types of WBC: एसिडोफेज, बेसोफेज, न्यूट्रोफेज, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। और ये 5 तरह की WBC अपने अपने ढंग से बॉडी को डिफेंस करती हैं। जैसे एसिडोफेज, ये उस कंडीशन में बॉडी को डिफेंस करती है जब हमें किसी केमिकल से या डस्ट पार्टिकल से या पॉलिन ग्रेन से एलर्जी होती है, तो ये अपने नंबर्स को बढ़ा करके बॉडी को डिफेंस करती है। यानी एसिडोफेज डिफेंस द बॉडी इन एलर्जिक कंडीशन। बेसोफिल्स ये उस कंडीशन में हमारी बॉडी को डिफेंस करती हैं जब हमें कोई स्कॉर्पियन या अंट काट लेती है, तो उसके काटने से हमारी बॉडी में जो केमिकल इंजेक्ट होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसोफिल्स एक केमिकल सीक्रेट करती है, हिस्टामाइन, जिसके कारण वो केमिकल फॉर्मिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमारी बॉडी डिफेंस हो जाती है। तो बेसोफिल्स सीक्रेट histamine to neutralize formic acid। तो ये फॉर्मिक एसिड आता कहां से है? स्कॉर्पियन के काटने से, बाय द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन एंड अंट। बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इन दोनों का फंक्शन सेम होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी ये फैगोसिटिक होती हैं, फैगोसिटिक इन नेचर means engulf pathogens। पैथोजेंस मीन्स डिसीज कॉजिंग एजेंट, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो। लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दोज डिफेंस द बॉडी। हमारी बॉडी को डिफेंस करने वाली प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाती है। कि जिस समय आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा फूड चेन, और फूड चेन में बताते हैं कि जीव ही जीव का आहार है। यानी हम अगर किसी को खाते हैं तो कोई हमको भी खाने को तैयार बैठा हुआ है, और जो हमको खाने को तैयार बैठा हुआ है उसका बॉडी साइज 2 तरह का है। एक इतना बड़ा कि हम उसको नेकेड आई से देख लेते हैं, और जैसे ही वो खाने के लिए हमारी ओर बढ़ेगा हम या तो उसे मार देंगे या भाग जाएंगे, जैसे लॉइन। और दूसरा, जिनका बॉडी साइज इतना छोटा होता है कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इस एनवायरनमेंट में है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, और ये हमारी बॉडी पर कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं क्योंकि हम इनका भोजन है। तब इनसे डिफेंस करने के लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम डिफेंस द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये इम्यून सिस्टम 2 तरह का होता है, जेनेटिक दैट इज कम्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, जैसे आरबीसी का होना, स्किन का होना, ये जेनेटिक इक्वेटिक सिस्टम, जेनेटिक इम्यून सिस्टम है। एंड सेकेंड इज acquired immune system, and this acquired immune system come developed by environment। हमारे environment से ये डेवलप होता है, और इसी को डेवलप करने के लिए दुश्मन का होना जरूरी है। यानी जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट में पैथोजेंस का होना जरूरी है जो हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे, तो हमारी बॉडी इनसे डिफेंस होने के लिए एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी। और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन उसी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है।
तो एंटीबॉडीज क्या है, इनको हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दोज डिफेंस द बॉडी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन बॉडी और एंटीजेंस। अब एंटीजन क्या है, एंटीजेंस आर आल्सो प्रोटीन्स दोज स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ध्यान में रखिएगा, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज बोथ आर प्रोटीन्स with only one difference. Antigens are proteins those stimulate the production of antibodies, and antibodies are also proteins those defends the body. और इन्हीं एंटीबॉडीज के ग्रुप को प्रोटियोम कहा जाता है। तो प्रोटियोम इज ए ग्रुप ऑफ डिफेंसिव प्रोटीन्स मींस एंटीबॉडीज, और इन्हीं की स्टडी के लिए एक अलग से साइंस डेवलप किया गया, प्रोटियोमिक्स कहलाता है। तो प्रोटियोमिक्स इज ए साइंस ऑफ प्रोटियोम, and proteome is a group of defensive protein or antibodies, and antibodies are defensive proteins that defends the body from microorganisms, और इनका प्रोडक्शन दो जगह पर हो रहा है, एक लिम्फोसाइट्स के द्वारा, और ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और दूसरा लीवर के द्वारा भी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और वो जेनेटिक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। एड्स का जो वायरस होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो इन आरबीसी के इन लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को रोक देगा। लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बॉडी का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तब उससे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और उसी सिचुएशन को आप एड्स कहते हो। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम मींस ए ग्रुप ऑफ डिसीजेज। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों का एक ग्रुप है, यानी इसमें ऐसी कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी की जिसमें एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे सिंपल सा वायरस या बैक्टीरिया भी हमारी बॉडी पर अटैक करके हमको डिसीज कर देगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। यानी जुकाम का वायरस भी हमको मार देगा। और इन लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का प्रोडक्शन थाइमस ग्लैंड में होता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स का प्रोडक्शन व्हाइट बोन मैरो में होता है। हमने WBC का प्रोडक्शन दो जगह पर बताया, व्हाइट बोन मैरो में। व्हाइट बोन मैरो में एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन थाइमस ग्लैंड में होता है। थर्ड टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पसेस इज ब्लड प्लेटलेट्स। इनका प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। इनका डिस्ट्रक्शन उस जगह पर हो जाता है जिस जगह पर चोट लगती है, एट द प्लेस ऑफ इंजरी। कि चोट लग जाने से ब्लड वेसल रैप्चर होती है, ब्लड प्लेटलेट्स भी रैप्चर होती है, और ब्लड प्लेटलेट्स के रैप्चर होने से एक केमिकल रिलीज होता है जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अगर ये केमिकल रिलीज नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होगी, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी, अल्टीमेटली ब्लड की कमी हो जाएगी सर्कुलेटरी सिस्टम में, और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इनकी लाइफ 9 to 10 डेज होती है। इनके नंबर्स 2 lakhs to 5 lakhs per
क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इनका फंक्शन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने के लिए 12 फैक्टर की जरूरत होती है और उन 12 फैक्टर में विटामिन के भी शामिल है। तो विटामिन के आल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इन तीनों तरह के ब्लड कार्पसेल्स को अगर इनके नंबर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करें तो WBC सबसे कम नंबर्स में होते हैं, इसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स और सबसे ज्यादा नंबर्स RBC की होती हैं। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ these blood corpuscles on the basis of their numbers. RBC are maximum in number, WBC are minimum in number। और इनको इनके लाइफ के आधार पर भी अगर हम अरेंज करें तब भी इनका ऑर्डर यही होगा। WBC सबसे कम समय तक सर्वाइव करती है और RBC सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करती है। यानी इनके नंबर्स और लाइफ के बेसिस पर इनका ऑर्डर सेम होगा, चाहे इंक्रीजिंग कर लीजिए चाहे डिक्रीजिंग कर लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर से कर दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर आप इधर से कर दीजिए। एंड नाउ ब्लड ग्रुप्स। Blood groups discovered by Karl Landsteiner, for which he awarded by Nobel Prize in 1930 for medical science। ब्लड कंपोजिशन में हमने आपको बताया था ब्लड में ब्लड कार्पसूल्स होती हैं और ये ब्लड कार्पसूल्स में आरबीसी की आउटर सरफेस पर, इट्स ए आरबीसी, आउटर सरफेस पर एक प्रोटीन मिलती है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीजन। Antigen is a protein that is found outer surface of RBC, and this antigen is of two types with regarding to blood groups। ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप्स के रिगार्डिंगली ये दो तरह की होती हैं। वन इज एंटीजन A and second is antigen B। On the presence and absence of antigen A and B, blood classified into 4 groups। अगर एंटीजन A प्रेजेंट होगी ब्लड ग्रुप विल बी A। इफ एंटीजन B present, blood group will be B। If antigen A and B both present, blood group will be AB, and antigen both absent, blood group will be O। तो blood classified into 4 groups on the basis of antigen presence and absence of antigen A and B। अगर antigen A present होगी blood group A कहलाएगा, B प्रेजेंट होगी ब्लड ग्रुप B कहलाएगा, A एंड B दोनों प्रेजेंट होंगी ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा, और दोनों एंटीजन एब्सेंट होंगी तो ब्लड ग्रुप O कहलाएगा। ये आरबीसी प्लाज्मा में सस्पेंडेड पोजीशन में होती हैं। यह है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन लिम्फोसाइट्स के द्वारा भी होता है और लीवर के द्वारा भी होता है, लेकिन ये मिलती हैं प्लाज्मा में, और ये हैं एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज को हमने डिफाइन किया था कि एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दोज डिफेंस द बॉडी। ये बॉडी को डिफेंस करने वाली प्रोटीन है, इसलिए एंटीबॉडीज को डिफेंसिव प्रोटीन और प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी कहा जाता है। एंटीजन ए एंड बी के रिगार्डिंगली ये दो तरह की होती हैं, ध्यान रखिएगा। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ antibodies, but with regarding to antigen A and B there are only two types of antibodies, antibody A and antibody B। इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं केवल डिफरेंशिएट करने के लिए। और सेम ब्लड ग्रुप में कभी भी किसी भी ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगी तो एंटीबॉडी बी होती है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होती है। एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट होती है। एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं तो एंटीबॉडी दोनों, एंटीजन दोनों एब्सेंट है तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए प्रेजेंट और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए प्रेजेंट। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड बी बोथ प्रेजेंट बट antibodies both absent। and blood group O में antigen A and B both absent but antibodies A and B both present। ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर और ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। जनरली सेम ब्लड ग्रुप्स के बीच में ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। पर्सन दैट विल डोनेट ब्लड विल बी कॉल्ड डोनर, मीन्स पर्सन दैट डोनेट्स ब्लड, एंड रेसिपिएंट पर्सन दैट रिसीव ब्लड विल बी कॉल्ड रेसिपिएंट। जनरली सेम ब्लड ग्रुप्स के बीच में ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। A will be donate to A, B will be donate to B, AB will be donate to AB, and O will be donate to O. But blood group O can donate to AB, B and A. Hence, blood group O is also known as universal donor। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि which blood group is also which blood group is known as universal donor। आपसे सीधा पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप O is universal donor, why? तो उसका सीधा सा रीजन है ब्लड ग्रुप O is universal donor because blood group O have no antigen A and B।
इसमें कोई एंटीजन ए और बी नहीं होती है, इसलिए हर एंटीबॉडी यानी ए और बी के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी ओ से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। हेंस ब्लड ग्रुप ए बी इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए कहा जाता है कि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही एब्सेंट होती हैं, इसलिए ये एंटीजन ए और बी दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेता है। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एंटीजन वो प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है और एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो बॉडी को डिफेंस करती है। और आप सामने वाले का विरोध तभी करते हैं जब सामने वाला आपका दुश्मन हो या आप में विरोध करने की क्षमता हो। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ए और बी है ही नहीं, यानी दुश्मन है ही नहीं, हर किसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी ए और बी दोनों एब्सेंट हैं, इसलिए इसमें एंटीजन ए और बी को विरोध करने की क्षमता ही नहीं है, इसलिए एंटीजन ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी को भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी ए और बी नहीं है तो इसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, नहीं। हम यहां केवल एंटीबॉडी ए और बी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा बॉडी में लाखों तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी को डिफेंस करती हैं। इन्हीं के ग्रुप को प्रोटियोम कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, यानी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के द्वारा ही बच्चों के ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है। तो ब्लड ग्रुप इज ए जेनेटिक कैरेक्टर, मींस ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग्स डिटरमाइंड बाय द ब्लड ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं, उसके लिए एक टेबल। ब्लड ग्रुप इज ए जेनेटिक कैरेक्टर, मींस ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग्स डिटरमाइंड बाय द ब्लड ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इसके लिए एक टेबल। नॉन ब्लड ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स। ब्लड ग्रुप्स ऑफ स्प्रिंग्स। जो पॉसिबल है और जो इम्पॉसिबल है। अगर पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का बी है, किसी का भी ए, मदर का ए या फादर का ए या मदर का बी और फादर का बी है, तब इनके बच्चों में ए, बी, ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है। यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप में दोनों के ब्लड ग्रुप ओ है तो इनके बच्चों में केवल ओ ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, जो नहीं होंगे वो ए, बी एंड ए बी। यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप में एक में ए बी और दूसरे में ओ है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप्स ए और बी पॉसिबल हैं, जो इम्पॉसिबल हैं वो ए बी एंड ओ। यदि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप में ए और ए है या ए और ओ है तो इनके बच्चों में ए और ओ ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, जो नहीं होंगे वो बी एंड ए बी। अगर पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप बी दूसरे का भी बी है या एक का ब्लड ग्रुप बी और दूसरे का ओ है तो इनके बच्चों में बी और ओ ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, जो नहीं होंगे वो ए
और ए बी। अगर पेरेंट्स में एक का ब्लड ग्रुप ए बी, दूसरे का भी ए बी है, या एक का ब्लड ग्रुप ए बी और दूसरे का ए है, या एक का ब्लड ग्रुप ए बी और दूसरे का बी है, तो इनके बच्चों में ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, जो नहीं होगा वो ओ। इसके अलावा पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के कॉम्बिनेशन में और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जितने भी पॉसिबल थे वो सब हमने यहां आपको बना करके बता दिए, लेकिन यहां आपको 3 ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन स्पेशली ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, जिसमें पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप एक का ए और दूसरे का बी है, तो इनके बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कहीं भी 4 ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम 3 है। तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ध्यान में रखना ये 4 ब्लड ग्रुप 4 बच्चों में मिलेंगे, एक ही बच्चे में चारों ब्लड ग्रुप नहीं। सेकंड, जब पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दोनों के ओ हैं, तो इनके बच्चों में केवल ओ ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, यानी केवल एक। इसके अलावा कहीं भी एक ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में नहीं मिलता है, कम से कम 2 मिलते हैं, तो यहां मिनिमम पॉसिबिलिटी है। और थर्ड, जिसमें पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन में एक का ए बी और दूसरे का ओ है, तो ये ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में इम्पॉसिबल में आ गए, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 3 ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन आपको स्पेशली ध्यान में रखना, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक एंटीजन और भी मिलती है। ये था एंटीजन ए और बी की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब एक एंटीजन और भी मिलती है, दैट इज आर एच एंटीजन। दिस आर एच एंटीजन डिस्कवर्ड बाय ए एस बीनर and Carl Landsteiner in rhesus monkey. और रीसस में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसके रीसस नाम से RH लिया गया। बाद में पता चला कि ये एंटीजन हम लोगों में भी मिलती है। If RH antigen present, blood group will be positive, RH positive. If RH antigen absent, blood group will be RH negative. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेटेड विद प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। इफ RH एंटीजन प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप विल बी पॉजिटिव। इफ RH एंटीजन एब्सेंट, ब्लड ग्रुप विल बी नेगेटिव। ये कोई चार्ज नहीं है, ये RH एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास एंटीजन 3 तरह के हो जाते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी एंड एंटीजन RH। अब यही ब्लड ग्रुप 4 से बढ़कर के 8 तरह के हो जाते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और इन सभी ब्लड ग्रुप्स में हम देखें कि कौन सी एंटीजन प्रेजेंट और कौन सी एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप्स एंटीजन ए
एंटीजन बी, एंटीजन आर एच। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में एंटीजन ए विल बी प्रेजेंट, बी एब्सेंट, आर एच प्रेजेंट। इन ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में एंटीजन ए प्रेजेंट होगी, बी एब्सेंट होगी, और पॉजिटिव है इसलिए आर एच प्रेजेंट होगी। ए नेगेटिव में ए प्रेजेंट, बी एब्सेंट, आर एच एब्सेंट। बी पॉजिटिव में ए एब्सेंट, बी प्रेजेंट, आर एच प्रेजेंट। बी नेगेटिव में ए एब्सेंट, बी प्रेजेंट, आर एच एब्सेंट। ए बी पॉजिटिव में ए प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, आर एच प्रेजेंट। ए बी नेगेटिव में ए प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, आर एच एब्सेंट। ओ पॉजिटिव में ए एब्सेंट, बी एब्सेंट, आर एच प्रेजेंट। इन ओ नेगेटिव ए एब्सेंट, बी एब्सेंट, आर एच आल्सो एब्सेंट। इन सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स में एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें तीनों एंटीजन एब्सेंट हैं और यही कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन इसमें भी दो हो जाते हैं, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव इज नॉट यूनिवर्सल डोनर। इन सारे ब्लड ग्रुप्स में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जिसमें तीनों एंटीजन प्रेजेंट हैं और वो है ए बी पॉजिटिव। इसी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, लेकिन इसमें भी दो हो जाते हैं, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। तो ए बी नेगेटिव इज नॉट यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जिस तरह से एंटीजन ए और बी में डोनर और रेसिपिएंट होते हैं, उसी तरह से यहां पर भी डोनर और रेसिपिएंट है। जो ब्लड को डोनेट करेगा डोनर कहलाएगा, जो ब्लड को रिसीव करेगा रेसिपिएंट कहलाएगा। आर एच पॉजिटिव कैन डोनेट टू आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव कैन डोनेट टू आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव कैन डोनेट टू आर एच पॉजिटिव, बट आर एच पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट टू आर एच नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल लेकर के हम देख लें तो ए बी पॉजिटिव कैन डोनेट टू ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव कैन डोनेट टू ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव कैन डोनेट टू ए बी पॉजिटिव, बट ए बी पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट टू ए बी नेगेटिव। जिस तरह से एंटीजन ए और बी ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, यानी पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के द्वारा बच्चों के ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव भी एक जेनेटिक कैरेक्टर है। अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं तो बच्चों के ब्लड ग्रुप यहां क्या हो सकते हैं, यहां पर पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों को अलग कर देंगे। यदि मदर का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है भैया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, तब इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मदर का ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है, फादर भी आर एच नेगेटिव, देन ऑफ स्प्रिंग्स विल बी आर एच नेगेटिव। If mother's blood group is Rh positive,
father's blood group is Rh negative, then their offsprings will be Rh positive or Rh negative. If mother's blood group Rh negative, father's blood group is Rh positive, then their offsprings may be Rh positive और Rh negative. इसके अलावा पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का कोई और कॉम्बिनेशन अब यहां नहीं बनेगा। जितने पॉसिबल थे वहां बना दिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, या मदर पॉजिटिव और फादर नेगेटिव, या मदर नेगेटिव और फादर पॉजिटिव हो। इनमें जो फर्स्ट 3 कॉम्बिनेशन है, जिसमें मदर और फादर दोनों पॉजिटिव, या मदर और फादर दोनों नेगेटिव, या मदर पॉजिटिव और फादर नेगेटिव है, तब इनके बच्चों में कोई भी ब्लड रिलेटेड एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। All of springs will be normal. There will be no blood related abnormality. But in last combination, in which mother's blood group is Rh negative and father's blood group Rh positive, तो इनकी ये जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है, इसमें भी कोई ब्लड रिलेटेड एबनॉर्मलिटी नहीं होगा। बेबी विल बी नॉर्मल, बट Rh पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा ये एबनॉर्मल होगा। यानी इसमें ब्लड रिलेटेड एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और ये एबनॉर्मलिटी कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे की डेथ हो जाती है। यानी जब मदर का ब्लड ग्रुप Rh नेगेटिव और फादर का ब्लड ग्रुप Rh पॉजिटिव हो, तब इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है, ये नॉर्मल ही होगा, ब्लड से रिलेटेड इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी। ये जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है, इसी में ही ब्लड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और ये एबनॉर्मलिटी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे की डेथ हो जाती है। तब इसी डिसीज को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और हीमोलिटिक डिसीज कहते हैं। When mother's blood group is Rh negative and father's blood group is Rh positive, then Rh positive blood group baby will be affected in this disease, maybe cause of death. इसलिए मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली ऐसा लड़का जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ऐसी लड़की जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, उसको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन शादियां ब्लड ग्रुप देख करके नहीं होती हैं, इसलिए शादियां हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के समय जब डॉक्टर को पता चलता है कि लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो एक इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा यहां लड़की को लगा दिया जाता है, यानी मदर को, और एक इंजेक्शन यहां बच्चे को लगा दिया जाता है। इसलिए इस डिसीज को अब कंट्रोल कर लिया गया है। यहां मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस कर ली है। तो ध्यान में रखिएगा, जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा इफेक्टेड होता है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला नहीं। ये हो गया ब्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन।